इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनरेगा को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी की सरकार ने मनरेगा को कर दिया समाप्त। टिहरी में अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल और नेशनल SIV चैंपियनशिप का समापन समारोह। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए समारोह में शामिल। छत्तीसगढ़ में 4 पूर्व नक्सली जोड़ों ने की शादी। सीएम विष्णुदेव साय हुए शादी समारोह में शामिल। हुबली में धूल की समस्या से परेशान हुई जनता। फ्लाईओवर के काम के चलते शहर भर में हुई धूल। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मनरेगा के तहत जो रोजगार के अवसर पंचायतों की तरफ से पैदा किए जाते थे, उन अवसरों को समाप्त कर दिया गया है। पहले पंचायत प्रधान योजना बनाता था, कच्ची सड़कें बनाने के लिए मनरेगा का सदुपयोग करता था, साथ ही गाँव में युवाओं महिलाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करता था। लेकिन कोरोना काल में अगर देश में किसी योजना ने रोजगार के अवसर पैदा किए तो वो मनरेगा थी। बीजेपी की सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर दिया। उसका नाम तो बदला ही है, लेकिन उसकी आत्मा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब पंचायत प्रधानों के हाथ में है, वो शक्तियां नहीं रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में बहुत ऊपर हो गया। मनरेगा के तहत जो रोजगार के अवसर पंचायतों द्वारा पैदा किए जाते थे, उन अवसरों को समाप्त कर दिया गया है। पहले पंचायत प्रधान योजना बनाता था, कच्ची सड़कें बनाने के लिए मनरेगा का सदुपयोग करता था, गांव में रहने वाले युवा रोजगार के लिए रोजगार के साधन पैदा करता था, महिलाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करते था। कोरोना काल में अगर इस देश में किसी योजना ने रोजगार के अवसर पैदा किए, वो मनरेगा थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर दिया है। समाप्त करने का मतलब ये है कि उसका नामकरण तो बदला ही है, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म कर दी गई है। अब पंचायत प्रधानों के हाथ में वो शक्तियां नहीं रहेगी, पंचायत सेक्रेटरियों के हाथ में वो शक्तियां नहीं रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये योजना इसलिए बनाई थी ताकि जो हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है उसको घर दरवाजे पर रोजगार मिले। और इसमें सारा धन का प्रावधान जो था वो भारत सरकार द्वारा किया जाता था। जिस समय ये बिल पास हुआ तो विश्व का एक ऐसा बिल था जहां घर दरवाजे के पास 2 किलोमीटर के दायरे में रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। अगर अवसर पैदा नहीं होंगे तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना पिछले 20 साल से चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो गांव में रहने वाले युवा साथी हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो महिलाएं मनरेगा में काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी, जो युवा जो बुजुर्ग गांव में रहकर अपने परिवार का पेट पालते थे, अब उनके पेट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लात मारी है। हिमाचल प्रदेश संगठन की तरफ से आज 2 घंटे का धरना दिया गया था, जिसमें हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती रजनी पाटिल जी भी उपस्थित थी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कई बार इनके नेता आके कहते हैं कि हमने 90 टन हिमाचल को मिलेगा। जो मनरेगा थी, जो पिछली मनरेगा थी, उसमें 100% हमको भारत सरकार से मिल रहा था। अब जो इनकी जो नई योजना है जिसका नाम इन्होंने जी राम जी दिया है, उसमें ये इन्होंने
90-10 का वो लगा 90-10 का 90-10 का एक उन्होंने कंडीशंस लगा दी है, जिसमें 90% जो दिहाड़ी है वो देंगे, 10% हमारे उससे देंगे, तो क्योंकि 100% हमारी सरकार उसको देती थी। तो इस कंडीशंस को भी लगाकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ कुठाराघात किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मनरेगा में अब जो गांव के कच्चे रास्ते बनते थे, तालाब बनते थे, छोटी छोटी योजनाएं बनती थी, उसको सबको भी इस योजना के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में 2 घंटे का आज के दिन उपवास रखा है। टिहरी गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल और नेशनल SIV चैंपियनशिप 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। जिस समारोह को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सोचते थे कि एक दिन टिहरी में इस टिहरी झील के कारण अन्य गतिविधियां भी संपन्न होगी और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि एग्रो फेस्टिवल में विश्व के 11 देशों के 25 अंतर्राष्ट्रीय पायलटों ने भाग लेकर इस आयोजन को न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में पहचान दिलाने का काम किया है। सभी का आज इस चैंपियनशिप में और सच में बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन यहाँ पर देश दुनिया के आए हुए खिलाड़ियों ने हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया, अपना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मैं सभी खिलाड़ियों का, आयोजकों का, सभी प्रशिक्षकों का टिहरी की इस पावन धरती पर, जहां मां भागीरथी भी है, मां गंगा भी है, इस पावन धरती पर देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और सच में इस प्रतियोगिता में आकर आप सबके बीच में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और अत्यंत गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि जैसा हम सोचते थे कि एक दिन टिहरी में, इस टिहरी झील के कारण से जहां ऊर्जा उत्पादन के साथ अन्य गतिविधियां भी, यहाँ का पर्यटन भी, यहाँ का व्यापार भी और यहाँ की साहसिक जो क्रीड़ा प्रतियोगिताएं हैं वो सभी यहाँ पर संपन्न होंगी। तो उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पैराग्लाइडिंग जैसे रोमांचकारी खेल से जुड़े हुए सच में सभी खिलाड़ियों के बीच में आना बहुत सम्मान की बात है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि एग्रो फेस्टिवल में विश्व के 11 देशों के 25 अंतर्राष्ट्रीय पायलटों ने भाग लेकर इस प्रतियोगिता को, इस आयोजन को बहुत हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। इसके साथ ही इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश के विभिन्न राज्यों से आए हमारे 57 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से ये सिद्ध कर दिया कि भारत साहसिक खेलों के क्षेत्र में भी कमाल कर सकता है। और वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से उन्होंने 2014 के बाद खेलो इंडिया मूवमेंट शुरू किया, फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित करने का काम किया। आप सबको स्मरण होगा कि अब कोई भी प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, हमारे खिलाड़ी जब खेलने जाते हैं उससे पहले प्रधानमंत्री जी उनसे मिलते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, हर प्रकार से उनको मोटिवेट करते हैं और जब वो पदक जीत कर आते हैं तब भी उनका हौसला बढ़ाते हैं, फिर से मिलते हैं और अगर कहीं पदक जीतने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं तब भी प्रधानमंत्री जी उनका हौसला टूटने नहीं देते हैं, उनको जो है हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पहले खेलों के क्षेत्र में जब चयन होते थे तो अनेक प्रकार का भाई भतीजावाद हावी होता था, सिफारिशें हावी होती थी, पारदर्शिता नहीं होती थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद इनमें ट्रांसपेरेंसी आ गई, चयनों में चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हो गई और उसी का कारण है कि आज विश्व का कोई भी मैदान हो, विश्व के अंदर खेले जाने वाला कोई भी खेल हो, हर क्षेत्र में भारत के खिलाड़ी भारत का डंका बजाते हैं, भारत का तिरंगा
शान से हर खेल के मैदान में लहराने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आत्मसमर्पण के बाद 4 पूर्व नक्सली जोड़ों ने शादी की, जहां कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इसी को लेकर सीएम ने कहा कि मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और भी ऐसे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है और सरकार उनकी भी शादी कराएगी। नारायणपुर की पावन भूमि में जिला स्तरीय बस्तर पंडुम का शुभारंभ किए और 351 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुआ। और इसी समारोह में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का भी आयोजन था, जिसमें 4 जोड़ी समर्पित लोगों का भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शादी संपन्न हुआ। वो पहले से ही आपस में एक दूसरे से परिचित थे और अब आत्मसमर्पण हुआ तो आज परिणय बंधन में वो बंध गए। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। और मुझे जानकारी मिली है कि और भी ऐसे समर्पित लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, तो उनका भी स्वागत है। सरकार उनका भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शादी कराएगी। और आज ऐसे जोड़ों को 35-35 हजार रुपये का चेक भी प्रदान किए हैं। और भी आने वाले समय में जिनकी भी शादी होगी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत, उनको भी 35 हजार रुपये का चेक शासन प्रदान करेगी। सर 31 मैं नक्सली संगठन में 2006 में भर्ती होकर 2025 तक रहा, तो मेरे 19-20 साल हुए नक्सली संगठन में काम करते हुए। और मैं डीवीसी मेंबर के पद पर काम कर रहा था और मेरी जिम्मेदारी डॉक्टर टीम का इंचार्ज मार डिवीजन का। आज आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? कौन सी योजना के तहत जो है इस शादी के बंधन में आप बनने जा रहे हैं? सर, आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हम यहाँ पे शादी पूरा खुशी से यहाँ मनाया जा रहा है, शादी हो रहे हैं हम लोग खुशी से। मुख्य धारा में लौटने के बाद कैसा अनुभव आप कर रहे हैं, और जो जंगल में आप जो जीवन यापन करते थे और अभी क्या अंतर आप देख रहे हैं? सर, इसमें तो बहुत जमीन आसमान फर्क है बोल सकता हूँ, क्योंकि पहले जंगल में रहना, चलना सोना होता था। जब सरेंडर होने के बाद हम यहाँ आए हैं नारायणपुर में, पुलिस अधीक्षक के सामने समर्पण किए हैं, तो उसके बाद से हम लोग यहाँ जितना भी शासन की तरफ से पुनर्वास नीति के तहत जो भी योजना जो मिल रहा है वो हम लोग ले रहे हैं। तो अभी मतलब शादी हो रहा है जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत, ये हमारे लिए तो बहुत खुशी के दिन है ये, और पुनर्जीवन पुनर्जिंदगी बोल सकते हैं। सर, आप लोग कितने जोड़े जो है वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं? सर, आज 4 जोड़े हैं जो कि हम लोग पहले नक्सली संगठन में रह के अपना अपना जिम्मेदारी से या अपना अपना इलाका वो अपना काम करते थे अलग अलग क्षेत्र में। क्या आपकी हुबली में धूल की समस्या गंभीर हो गई है। फ्लाईओवर के काम के चलते शहर भर में धूल फैल गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने धूल कम करने के लिए पानी का स्प्रे करना शुरू कर दिया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं म्युनिसिपल कमिश्नर रुद्रेश घाली ने टेम्परेरी पुलिया बंद करने का वादा किया है। ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಧೂಳಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ನೀರಷ್ಟೇ ಹಾಕೋದಾಗೈತಿ। ಈಗ ಅದು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸಿಂದನೂ ಧೂಳು ಆಗ್ತಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ. ಸೊ ಆ ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಝೋನ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸನ್ನ ತುಂಬಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಝೋನ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅದನ್ನ ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ದು ಇನ್ನೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ರಸ್ತೆ ಆಗೋದು ಬಾಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಧೂಳು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನೂನ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಕೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಂದ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಸು ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟಿ ಮಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡು
ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಧೂಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಲೈಓವರ್ ವರ್ಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮುಗಿಯುವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಧೂಳು ಅಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಕುಂತಿದೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದು ನಾವು 7 ಕೋಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇದವರು ಅದನ್ನು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಮಿಕ್ಸ್ ವಾಹನಗಳು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಂಪರರಿ ರೆಮಿಡಿ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ನೀರು ಹಾಕಿದ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲಿಗಾಗಿ ಒಣಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಧೂಳು ಏಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಬಿಸಿಲು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇದವರು ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ರಸ್ತೆನೂ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅದು ಗರ್ಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ರಸ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1-2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರಸ್ತೆನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ. ಈ ಸತ್ತು ಸರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗುಂಡಿ ಮುಕ್ತ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಧೂಳ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ. ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅಸ್ತಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಅಸ್ತಮ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಈ ಧೂಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಆದಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗ ಹೊಸೂರುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಧೂಳು ತಗ್ಗು ಬಿದ್ದಿರ್ತವ್ರು. ಇವರು ಸರಿಯಾದಂಥ ನೀರು ಹೊಡೆದ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ರಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೋಡಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರೋಡಿಗೆ ಇಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. राजधानी रांची के गुम हुए अंशिका की सकुशल घर वापसी के बाद कई परिवारों की उम्मीद एक बार फिर जागी है। इन्हीं उम्मीदों के सहारे हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत अराहरा गांव का एक परिवार भी पिछले 5 महीनों से अपने लापता बेटे की राह देख रहा है, लेकिन अफसोस अब तक उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। साथ ही बड़कागांव प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष रंजीत कुमार ने भी जिला प्रशासन से मांग किया है कि जल्द ही सत्यम की खोजबीन करें। अब देखने वाली बात यह होगी कि 5 महीने बीत जाने के बाद जिला प्रशासन इस मामले में कब सक्रिय होता है और इस परिवार को उनका बेटा सत्यम कब तक वापस मिल पाता है। मेरा बेटा निकला 21 सितंबर इतवार दिन में दादी के यहाँ जा रहा था, लेकिन अभी तक मेरा बेटा नहीं मिला। खोजबीन रात में गोटे किए, सुबह पूछे दादी के यहाँ, रात में फोन किए कि आया कि नहीं आया, तो बोल दिए नहीं। कुंदरी मोड़ में मिला है गाड़ी, और लड़का छीन के रख लिया है मेरा। इसी से आपको क्या उसका दोस्त यार कोई था क्या? नहीं, कभी नहीं जाता था वहाँ पर। किसी से आपके किसी से लड़ाई झगड़ा कभी? गोतिया में पूरा दुश्मनी चल रहा था मेरा, गोतिया में जमीन के लड़ाई में। किसी पे आपको संदेह है? हम लोग का संदेह है गोतिया पर पूरा, क्यों कहूँ लघु लगा के मरा नहीं दिया मेरा बेटा के। अभी तक नहीं मिला है मेरा बेटा, 4 महीना हो गया है। गोटे खोजबीन कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। थाना गए तो क्या संदेह? थाना में गए लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। थाना में भी थाना वाला ऐसे उल्टे हमको डांटते हैं कि किस तरह बेटा सिखाया था। बड़ा बाबू बोलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी नाम है, मेरा बड़ा बेटा था। क्या कुछ मामला थी आपका? नाम है मेरा बेटा सत्यम कुमार 31 सितंबर को घर से निकला 9:30 बजे रात को। अभी तक थाना में आवेदन दिया, एफआईआर हुआ, उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं हुआ। पता नहीं चल रहा बच्चा कहाँ गया। सो कहाँ गया था बच्चा आपका? घर से 8:30-9 बजे के बीच में निकला था। वो दादा दादी के जा रहा था कुंडरी। दिन में निकला था रात में? रात में 9:30 बजे, 8:30 बजे 9 बजे के बीच में। कहाँ के लिए गया था? कुंडरी के लिए, दादा दादी जी के पास। क्या उसके कभी नशा वशा भी था क्या?
नहीं वैसा तो नहीं था, वो 8 क्लास में पढ़ता था। कौन सा स्कूल आता? वो क्या नाम है स्कूल का बेटा? गॉड पब्लिक स्कूल चिपा खुर्द। क्या उसका कोई मित्र भी है, दोस्त भी है, उससे संपर्क किया आपने? हाँ उससे दोस्त लोग वगैरह से पता किया, उसका कोई तो मोबाइल भी थाना वाला ने रखा था, उसका सुजीत नाम है, जो पर्सनल उसका जो दोस्त है उसका फोन थाना वाला 1-2 दिन रखे हुए थे, वो सब कुछ नहीं मिला। क्या आप उससे पूछताछ किए, पूछे उससे कि हाँ मेरे बच्चे का यहाँ बात हुआ, कांटेक्ट हुआ कभी? नहीं वो सुजीत से, हाँ उससे तो बराबर 2-3 बार गए, उसका घर भी जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं बताता है वो। क्या क्या थाने में गए, थाने में कुछ तो बोला होगा ना? थाना में भी 2-4 बार जब भी जाते हैं तो यही बात बोलता है, कुछ तो मिले तब तो, मतलब कुछ तो मिलना चाहिए सत्य में, टाइम भी ज्यादा हो गया, 3-4 महीना होने चला, तो कुछ तो मिलना चाहिए। तो बोलता वो खुद ही चला गया है भाग के, तो क्या मिलेगा, सो बताओ, सो बोलता है। आपका परिचय? नाम क्या? मेरा नाम प्रदीप महतो हुआ। सत्यम कुमार बच्चे को जो अभी तक गायब है, 4 महीने हो गए, तो क्या प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, सत्यम कुमार पिता प्रदीप महतो, ग्राम आराहरा, थाना डाड़ीकला ओपी का रहने वाला, पिछले 21/9/25 को आराहरा से फुंदरी जाने के लिए निकला, लेकिन वह बच्चा अपने दादा के पास नहीं पहुंच सका, जिसके खोजबीन के लिए प्रशासन से भी गुहार लगाई गई। कटकमदाग थाना में भी आवेदन दिया गया, एसपी साहब को भी आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक इस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं प्रशासन से अपील करूंगा, मांग करूंगा कि यथाशीघ्र उस बच्चे को खोजने का प्रयास करे और उनके परिजनों को सौंपे। एसपी साहब को कितने आवेदन दिए? 4/12 को उनके यहाँ आवेदन दिया गया था, 4/12/25 को। अभी तक कितने महीने? और अभी तक 2 महीना लगभग होने चला, वहां भी होने चला 2 महीना, पौने 2 महीना। और अगर यदि इस तरह से बच्चे को अगर नहीं ढूंढा गया तो हो सकता है किसी प्रकार से कुछ घटना घटी, चाहे कुछ भी हो, ये प्रशासन को उजागर करना चाहिए। मैं रंजीत कुमार, मुखिया संघ अध्यक्ष बड़कागांव, सह सांसद प्रतिनिधि बड़कागांव। रोहतक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 15 अवैध हथियारों, 34 जिंदा कारतूसों और 3 मोबाइल फोन के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिससे क्षेत्र में गैंगस्टरों की गतिविधियों का भांडाफोड़ हुआ है। इसी को लेकर एसपी सुरेंद्र भोरिया ने बताया कि रोहतक जिले पुलिस की अपराध इकाइयां इलाके में अवैध हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए सतर्क और सक्रिय है और इस महीने कई हथियार बरामद किए गए हैं। इस साल के शुरुआत से ही जो क्राइम यूनिट्स हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस रोहतक की, वो नाजायज जो असले हैं उसके ऊपर काफी काम कर रही है और काफी रिकवरी इस पूरे महीने में की जा रही है। तो कुछ इंसिडेंट्स फायरिंग के लास्ट मंथ जिले रोहतक में आप सभी जानते हैं हुए थे, जिसमें काफी मेजर इंसिडेंट हुआ था। उसी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान और जो उसके अंदर जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इनपुट्स आए थे, उसकी लीड को फर्दर आगे डेवलप करते हुए कल रात को CIA 2 की टीम ने 2 लड़कों को अरेस्ट किया गया है, जिसका नाम एक तो रमन है, ये शाहबाद का रहने वाला है, और एक रविंदर है, ये पानीपत का रहने वाला है। ये इनपुट था कि काफी बड़ी मात्रा में वेपन की सप्लाई एक एक्टिव गैंग है रोहतक का, उनके कुछ गुर्गों को दी जानी थी। इसी इनपुट पे बहुत मेहनत से काम करते हुए CIA 2 ने, साथ में साइबर सेल ने इन दोनों लड़कों को काबू किया और इनसे एक भारी मात्रा में असलों का जो जखीरा बरामद हुआ है। इसमें कुल 15 नाजायज असले बरामद किए गए हैं, साथ में 34 लाइव कार्ट्रिज भी इनसे बरामद किए गए हैं। और जो 15 असले हैं इसमें भी 13 तो पिस्टल्स हैं, जिसके अंदर .30 और .32 की पिस्टल है, और 2 315 के देसी कट्टे हैं। सर किसी गैंग से? बिल्कुल, ये नाम लेके हम उनका नाम चमकाना नहीं चाहते, लेकिन एक एक्टिव गैंग है, आप सभी जानते हो कौन से गैंग है एक्टिव है। तो उनके मेंबर्स को ही ये बड़ी मात्रा में असला सप्लाई होना था। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा, इस महीने जनवरी महीने में ऑलरेडी
जो है 31 असले हम पहले ही बरामद कर चुके हैं और 16 मुकदमे इसमें दर्ज 1 महीने में ही किए गए हैं। तो मेरी आपके माध्यम से अपील है, यदि और किसी भी खासकर जो रूरल बैकग्राउंड के लड़के हैं वो इस जो गैंग में जो एक्टिविटीज चल रही हैं इससे दूर रहें और कोई भी संदिग्ध मूवमेंट दिखे लड़कों की तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। और ये अच्छा एक कोऑर्डिनेशन है हमारी जिसके कारण ये इनपुट आ रहे हैं। तभी केवल 1 महीने में करीब करीब 34 असले रिकवर हो चुके हैं। कहाँ से लेकर आते थे सर? ये अभी इनको अरेस्ट किया है, अभी पुलिस रिमांड ली जाएगी। इनका सोर्स क्या है, पहले भी हमने जो केसेस दर्ज किए हैं उसमें मोस्टली सोर्स तक गए हैं, वहां को अरेस्ट किया है। अभी क्योंकि जस्ट इनको रात अरेस्ट किया, आज कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा और पुलिस रिमांड के दौरान जो इनका सोर्स है और जिनको सप्लाई होने थे, इसमें और भी इनपुट्स है हमारे पास, उन सबके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज है? इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, बाकी अभी और डिटेल ले रहे हैं। वैसे तो नए लड़के हैं, ये उम्र भी कम है इनकी, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो लोग बाहर बैठे हैं, ये जो भोले वाले लड़के हैं, इनको बहला फुसला के सोशल मीडिया के माध्यम से इनको जो है ये इस गैंग में रिक्रूट कर रहे हैं और खासकर वेपन की ट्रांसपोर्टेशन में इनका यूज किया जाता है। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था? बिल्कुल, इसकी बड़ी वारदात को अंजाम देना था और उसी की इनकी तैयारी चल रही थी। और सर क्या करते, कैसे गैंग में शामिल हुए, करते क्या थे, क्या बैकग्राउंड क्या है? ये इनका दोनों का, जैसे मैंने बताया, एक शाहबाद से एक पानीपत, दोनों का रूरल बैकग्राउंड है और इनका अभी पूछताछ में पता चला कैसे इनसे कनेक्शन में आए, क्योंकि 2 गैंग इन्वॉल्व हैं इसमें। एक वो जो इनका जो डायरेक्ट बात होती थी, बाहर बैठा है लड़का, अब्रॉड में है, वो सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टेक्ट में आए थे और आगे जो सप्लाई करना था वो दूसरे गैंग को करना था। कहाँ से रुकते हैं? ये जो जलेबी चौक है रोहतक झज्जर रोड की, उसके पुल के नीचे से डिटेन किया गया है। किस पे जा रहे थे सर? ये मोटरसाइकिल पे थे, विदाउट नंबर मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल भी रिकवर की गई है। ओके जी। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।